बातों के धनी विद्वान नहीं होते, ज्ञान के धनी विद्वान होते। और इन ज्ञान के धनी विद्वानों को खोज करके मंच पे ला करके एक तरह का ये विद्वान का तमगा दे करके एक सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है कि भाई आप आंख बंद करके इसको कुंडली दिखा सकते हैं क्योंकि ये विद्वान है। कल हमको वशिष्ठ जी ने बताया कि घर के छत पे कबाड़ नहीं होना चाहिए, तो आज सुबह उठते ही हमने छत के ऊपर गए तो बहुत कबाड़ पड़ा हुआ था। ज्योतिष के रिसर्च पेपर प्रकाशित हों और उनको सारी दुनिया पढ़े देखे, उसके लिए इस तरह के सम्मेलनों की आवश्यकता है। मंगल नोवे घर आवे, नो ही ग्रहों का मंगल गावे, भरे खजाने दौलत अंदर, हर तरफ हो जंगल मंगल। फरमान है लाल किताब का। नौवे घर में अगर मंगल है तो सारे ग्रहों को मंगल काउंट करती है लाल किताब। इनकी वाइफ जो है सुंदर तो होगी, पर इन दोनों में से किसी न किसी एक में जो है बीमारियां बनी रहेंगी। इनकी शारीरिक दशा बताइए। तो शारीरिक स्वास्थ्य के विषय में इनको अभी शुक्र तो इनका बहुत दिन चलने वाला है, इनको तो बड़ी परेशानी शारीरिक आएगी ही। बेटा यहाँ तक जो आपने देखा है बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास। वशिष्ठ कुंडली लगन, अब इसको लगन कुंडली मान के आप प्रेडिक्शन करो। जो चंद्रमा इनका कुंभ में हो गया है, अब इनका जो 7.5 है वो उतरती 7.5 हो गई। एक किसान बनाओ, एक सेना का नौजवान बनाओ और एक राष्ट्र के काम करने वाली संतान बनाओ, तब जाकर के आपकी जेनेटिक व्यवस्था चलने वाली है। नहीं तो ये आगे आने वाला मामला ग्रहों को सब बदलने वाला है। गुरुदेव को भी प्रणाम करते हैं कि ऐसे धर्म के सनातन के साथ खोज करते रहें और विदेश के धरा पे भी ये सब करें और हम सब सहभागी बने। ये जो विद्वान का तमगा है ना, हकीकत बात देखें तो जो गुरुदेव हमारे जीडी वशिष्ठ जी एक बात कहते हैं, इसको कोई 25 लाख रुपए दे के भी नहीं खरीद सकता है। ये आपको आपके ज्ञान से मिलेगा। इतने बड़े ज्योतिष के सम्मेलन की उम्मीद ही नहीं थी कि इतना बड़ा सम्मेलन, और वो भी इतने प्रभावी तरीके से, जिसमें कितने सरल तरीके से समझाया गया। हमारे यहाँ रीवा में विद्वान की जो खोज हुई है और पहली बार इसकी शुरुआत हुई है ज्योतिषाचार्य जी की। हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे रीवा में गुरुदेव जी आए। तो वास्तव में ये रीवा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आज का ये महासंगम रहा और अन्य लोगों के लिए भी सीखने का एक अवसर मिलेगा। और ये युवाओं के लिए जिस प्रकार से वैज्ञानिक जो एक स्वरूप है, ये आने वाले समय के लिए बहुत विशाल स्वरूप धारण करेगा और सारे युवा इस स्वरूप से जुड़ेंगे और जो भी अंधविश्वास है उसका ये पतन होगा और हम वैज्ञानिकता के साथ साथ ज्योतिष का एक स्वरूप बहुत बढ़ते हुए कदम की ओर है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव आपकी जो गोविंद दियो बताए। जहाँ गोविंद से श्रेष्ठ गुरु को माना गया है, जहाँ गोविंद से श्रेष्ठ उपाधि से गुरु को अलंकृत किया गया है, वहाँ पर विश्व पटल पर सनातन का डंका बजवाने वाले और सनातन की उस कलिमल हरण धारा को जन जन तक प्रेषित करने वाले पूज्य गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी। गुरु करता गुरु हरता है, गुरु करे भाग्य निर्माण, गुरु बिना नहीं हरि मिले, ना होवे कल्याण, ना होवे कल्याण। सनातन संस्कृति के उत्थान की पताका को वशिष्ठ ज्योतिष के माध्यम से विश्व पटल के शिखा पर लहराने वाले पूज्य गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी के चरणों में कोटिस कोटिस नमन वंदन है। करबद्ध निवेदन है कि गुरुदेव जिस अनुराग से, जिस भाव से, जिस प्रेरणा से रीवा की इस धरा में दीप खरे जी, विक्रम शुक्ला जी ने राज शर्मा जी के साथ
जो ये भागीरथी प्रयास किया है जन जन के कल्याण के लिए, वशिष्ठ ज्योतिष को इस रीवा की धरा में उतारकर आपके श्री चरणों के माध्यम से इसकी प्रासंगिकता को और इसकी उपादेयता को सार्थक स्वरूप में सिद्ध करने के लिए ज्योतिष मनीषियों के मध्य पूज्य गुरुदेव का यह प्रसाद जो आज प्रसारित होने जा रहा है, ज्ञान का प्रसाद, ज्ञान कौशल का प्रसाद, जन जन के कल्याण का प्रसाद, सनातन संस्कृति के उत्थान और विकास का प्रसाद, करुणा, दया, शील और संस्कार से परिपूर्ण वशिष्ठ ज्योतिष के सहज सरल सूत्र जो गुरुदेव के उन सिद्धांतों की व्याख्या करता है कि बस अब कृपा होनी चाहिए, आपके श्री चरणों की पावन ज्ञान गंगा यहाँ बिखेरनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो वशिष्ठ गुरुजी ने जो मार्गदर्शन किया वो अप्रतिम था, बहुत ही सुंदर था और उनसे हमें हर ज्योतिष को कुछ ना कुछ सीखने मिला। ये बहुत बड़ी बात है। एक ज्योतिष जितना विचार करता है और सब ज्योतिष जब आकर एक मंथन करते हैं उसमें से महाकुंभ निर्माण होता है और उसमें से अगर उनके प्रमुख वशिष्ठ गुरुजी हो तो फिर देखने की कोई बात ही नहीं। आज का सम्मेलन बहुत ही सुंदर था और बहुत ऐसे ऐसे पॉइंट को लेकर, मुद्दों को लेकर बात हुई जिसमें बहुत से ज्योतिषों को और एक नई राह मिली। इस प्रोग्राम में आने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप जितनी बार इस प्रोग्राम में आओगे अलग अलग कुंडलियों पे गुरुदेव की प्रेडिक्शन आपको लाइव मिलेगी। आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा क्योंकि गुरुदेव की लाइव प्रेडिक्शन बहुत कुछ सिखा के जाती है। इसलिए इस प्रोग्राम में मैं ज़रूर आता हूँ और मैं तो सबसे कहता हूँ ज़रूर आओ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गुरुदेव से जो आपको मिलना है वो अपने आप में ही हीरे के बराबर है। गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए, सजल भावों से करुणा में उनकी दृष्टि को निहारते हुए करबद्ध निवेदन है पूज्य गुरुदेव जेडी वशिष्ठ जी से कि कृपया वे मंच पर पधारें। साथ ही माननीय यशस्वी उप मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन राजेंद्र शुक्ल जी से भी हम निवेदन करते हैं कि मंच पर पधारें। उप मुख्यमंत्री महोदय जी को अति विशिष्ट कार्य से जाना है। मैं उनसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपना आशीर्वाद में उद्बोधन के साथ स्वागत उद्बोधन भी गुरुदेव के शीश चरणों के लिए यहाँ प्रेषित करें। तालियों से सहयोग करिएगा, जोरदार तालियां। वैदिक रीति और नीति के अनुसार का जो ये कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित हो रहा है, इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित आदरणीय जीडी वशिष्ठ जी जो बहुत नामी ज्योतिषाचार्य हैं, देश में जो प्रमुख ज्योतिषाचार्य हैं उनमें से आपका नाम बहुत ही प्रमुखता से लिया जाता है, आज हमारे बीच में है। हम सब के लिए खुशी की बात है। हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, लोकप्रिय विधायक विक्रम सिंह जी, आदरणीय सुभेश सरमन जी, आदरणीय राजकुमार द्विवेदी जी दिल्ली से पधारे हैं, आदरणीय डीपी शास्त्री जी, आदरणीय केआर उपाध्याय जी, अक्षय शर्मा जी और आदरणीय बाला वेंकटेश शास्त्री जी, कार्यक्रम के आयोजक दीप खरे जी, विक्रम शुक्ला जी से लेके यहाँ पर उपस्थित पूर्व विधायक आदरणीय केपी त्रिपाठी जी,
भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय जयराम शुक्ला जी जो इस परिसर के प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, और सभी उपस्थित इस ज्योतिष विज्ञान से जुड़े हुए सभी विद्वान कण यहाँ पर उपस्थित हैं, देवियों और सज्जनों। दीप खरे जी एक अच्छे ज्योतिष है, ये तो हम लोग सब जानते ही थे, लेकिन पूरे देश भर के ज्योतिषाचार्यों को यहाँ पर इकट्ठा कर लेंगे, ये उनकी जो क्षमता है, जो उनका पूरे देश के ज्योतिष विज्ञान से जुड़े हुए लोगों का जो उन पर भरोसा है, ये आज हम लोग देख रहे हैं। इसलिए दीप खरे जी आपको बहुत बहुत बधाई। ज्ञान अपने अंदर रखना वो तो बड़ी बात है ही, लेकिन ज्ञान का संवाद के माध्यम से दूसरे लोगों को भी ज्ञानी बनाना, अपने जो हमारे अंदर जो विशेष प्रतिभा है वो जब हम दूसरे को बताते हैं, उसको शिक्षित करते हैं, तो हमारा ज्ञान घटने के बजाय बढ़ता है। तो ये जो आपका इंटरेक्शन होगा, संवाद होगा, क्योंकि क्या सही है क्या गलत है, ये तो जब कोई भी बच्चा अपने शिक्षक से, अपने गुरु से, अपने माता पिता से, समाज से ये सीखता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स क्या हैं, ये मनुष्य को एक अच्छे नागरिक बनाते हैं। वही जीवन में संस्कार, क्योंकि शिक्षा यदि संस्कार के बिना है तो शिक्षा वरदान बनने के बजाय अभिशाप बन जाती है, क्योंकि फिर शिक्षित व्यक्ति यदि बड़ी कुर्सी में पहुंच गया और संस्कार नहीं है तो फिर वो नुकसान करेगा, और यदि शिक्षित व्यक्ति संस्कारित है तो बड़े पद पर पहुंचेगा तो वो भला करेगा, देश का, समाज का तरक्की करेगा। उसी प्रकार से ज्योतिष विज्ञान है, ये ग्रह नक्षत्र, अब इसमें भी डूज एंड डोंट्स हैं, लेकिन मालूम नहीं है, वो तो जो विद्वान हैं वही जानते हैं। जैसे ही कुंडली देखा, बता दिया कि तुमको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जैसे कल हमको वशिष्ठ जी ने बताया कि घर के छत पे कबाड़ नहीं होना चाहिए, तो आज सुबह उठते ही हमने छत के ऊपर गए तो बहुत कबाड़ पड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि अंदर की सफाई पे ध्यान से ज़्यादा आपको अपने छत की सफाई पर ध्यान देना है। तो ये है डूज एंड डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना, लेकिन हम मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो आपकी कुंडली में जो ग्रह और नक्षत्र हैं कि गोचर क्या है, महादशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या है, ये तो सिर्फ आप ही लोग जानते हैं, बाकी तो किसी को मालूम है नहीं। और जो आपके संपर्क में आ जाता है वो जब ये समझ जाता है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो फिर वो उसका जीवन जो है व्यवस्थित हो जाता है, फिर वो सही दिशा में आगे बढ़ता है। फिर वो देखता है कि भाई हमें हमारे कुंडली में ये काम नहीं करना चाहिए लिखा हुआ है, तो हम ये काम नहीं करेंगे, तो उसका जीवन बेहतर होना शुरू हो जाता है। सुख और समृद्धि और तकलीफ़ें, बीमारी, अन्य प्रकार की चीज़ों से वो बच जाता है। तो अब इससे आप समझिए कि कितना ज़रूरी है ये ज्योतिष विज्ञान के जानकार लोगों के संपर्क में रह के और उनसे ये समझना, किसी की को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए नहीं, किसी को मदद करने के लिए, किसी को के जीवन में खुशी लाने के लिए। मैं समझता हूँ कि ज्योतिष से जुड़े हुए ज़्यादातर लोग कितने लोगों को इस प्रकार से दिशा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि भाई ये मत करो, ये करो, उसे तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे करियर में, तुम्हारे प्रोफेशन में तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। तो कुल मिला के इस प्रकार की विद्या कितनी गूढ़ है और कितनी ज़रूरी है, और इसलिए जो लोग इस विद्या के जानकार हैं उनका अभिनंदन होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। और इसलिए आज हम लोग बड़े गौरवान्वित हैं कि एक दो नहीं, देश की नामचीन जो विद्वान हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। सामने भी इस क्षेत्र में
जो काम कर रहे करीब 200 से 250 ज्योतिष 60 के करीब ज्योतिषी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनको भी यहाँ पर काफ़ी ज्ञानवर्धन होगा, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उनमें भी मैच्योरिटी और परिपक्वता आएगी, परफेक्शन आएगा। और परफेक्शन जीवन के हर क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है। अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। इसलिए पूरी जानकारी यदि किसी भी क्षेत्र में हमको है, तो चाहे हम राजनीति में हों, चाहे हम शासकीय कर्मचारी हों, अधिकारी हों, या हम अन्य किसी क्षेत्र में हों, यदि हमको हर कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं, सारे कन्फ्यूजन हमारे क्लियर हैं, तो फिर हम परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं। जो परफेक्शनिस्ट होता है वो सिर्फ अपनी तरक्की नहीं करता, वो बहुत सारे लोगों की तरक्की करने में अपना योगदान देता है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, कीट और पतंगे भी अपने लिए जीते हैं, लेकिन असली जीना तो उसे कहते हैं जो दूसरों के लिए भी जीना सीखे, समाज के लिए, देश के लिए अपना योगदान दे, जैसे कि एक बेहतर भविष्य की ओर जो हमारा देश बढ़ रहा है, विश्व गुरु बनने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम देखते हैं कई लोग गलतियां करते हैं और गंभीर परेशानी में फंस जाते हैं। खुद तो गंभीर परेशानी में फंसते हैं, अपने परिवार को भी परेशानी में फंसा देते हैं। तो हो सकता है कि संस्कार की कमी हो, और दूसरा हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, हमारे कुंडली क्या कह रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बहुत ही खतरनाक चीज़ हमारे लिए है वो हम काम कर रहे हों, उसको हमें छोड़ देना चाहिए समय रहते। लेकिन हम छोड़े कैसे जब हमको मालूम ही नहीं है। तो इसलिए आप सबका स्वागत करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता है। रीवा हर क्षेत्र में तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी वशिष्ठ जी हमसे कह रहे थे कि रीवा के लोगों के भाव बहुत अच्छे हैं, स्नेह और प्रेम से भरा हुए लोग हैं यहाँ पर, संस्कारों से ओतप्रोत है यहाँ के लोग। और यहाँ पर जो धार्मिक संस्थान हैं वो भी प्राचीन काल में बड़े आस्था के साथ स्थापित किए गए थे, लेकिन बीच में उपेक्षा का शिकार हो गए थे। तो इसके लिए वहाँ पर साफ़ सफाई से लेके वहाँ का विकास, जीर्णोद्धार, ये सारी चीज़ें भी बहुत तेज़ी से पिछले दिनों में हुई है। आज शंकराचार्य जी हमारी इस धरती पर आए थे। 4 मठ स्थापित करने के बाद उन्होंने शंकर जी के मंदिर की यहाँ पर स्थापना की थी उस दौरान, और उस समय से हमारे रीवा के लोग उसको पचमठा कहते थे कि 4 मठ और ये 5वां मठ। उस 5वें मठ का भी विकास इस दौरान हुआ है। हाँ, सब ईश्वर की कृपा है कि इस प्रकार के पूरित कार्य करने का के रूप में ईश्वर ने मौका दिया। यहाँ पर बाबा महामृत्युंजय का आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है। चेरोलनाथ स्वामी जी हमारी यहाँ पर रक्षा करते हैं, और रानी तालाब की माँ कालिका हमारे इस क्षेत्र में उनका छत्र छाया है। तो कुल मिला के ईश्वर की बड़ी कृपा है, और इसलिए हम लोगों ने ईश्वर के जो भी ये स्थान है उसको बेहतर से बेहतर और कैसे हो सकता है, क्योंकि यदि भगवान का स्थान विकसित नहीं होगा तो हमारा रीवा कभी विकसित हो नहीं सकता। तो इसलिए हमने कहा कि यदि रीवा को चमकाना है तो सबसे पहले माँ कालिका के दरबार रानी तालाब को चमका दो, तो अपना रीवा अपने आप ही चमक जाए। और उसके बाद विकास की यात्रा शुरू हुई, और एक एक करके अब लोग कहते हैं, पहले कहते थे रीवा तो तहसील से बड़ा नहीं दिखता, ये संभागीय मुख्यालय है लेकिन देखने में तहसील किससे बड़ा नहीं दिखता। ऐसा लोग कह के हम लोगों के दिलों में तीर की तरह छुपती थी वो बातें। लेकिन आज उनकी भाषा बदल गई है। अब वही लोग जो कहते थे रीवा तहसील की तरह नहीं दिखता, अब वही कहते हैं कि रीवा में यदि ऐसे ही चलता रहा तो भोपाल, इंदौर भी कुछ दिनों के बाद रीवा से पीछे हो जाएगा। तो ये सब चमत्कार हो कैसे रहा है? ये बाबा महामृत्युंजय के कारण हो रहा है। ये रानी तालाब की माँ कालिका के कृपा से हो रहा है, चेरोलानाथ स्वामी जी के आशीर्वाद से हो रहा है। और गौ माताओं का भी यहाँ पर बहुत बड़ा सेवा का काम होता है। 10,000 गायों की गौवंश वन विहार यहाँ पर बनाई गई है, जहाँ पर बेसहारा मारी मारी जो गायें फिरती थी उनको वहाँ पर भूसा, चारा, छाया, पानी, उनकी सुविधा के लिए 50 एकड़ की ज़मीन में 10,000 गायों की वहाँ जो सेवा होती है, और उससे उत्साहित होकर रीवा शहर में 1,000 गायें हैं, वहाँ पर 10,000 हैं, और उससे उत्साहित होकर जो रिस्पांस लोगों का मिल रहा है, जो जनता उसमें जो सहयोग कर रही है, अब आने वाले दिनों में 200 एकड़ में
25,000 बेसहारा गायों की गौवंश वन विहार हिनौती गोधाम में भी बन रही है। तो जिनके शरीर में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है, अब वो वही है, ज्योतिष जैसा ही है मामला कि 33 करोड़ देवी देवता जिसके शरीर में वास कर रही वो मारी मारी फिरेंगी, और फिर हम कहेंगे ये कोविड कहाँ से आ गया, ये अकाल कहाँ से पड़ गया, ये पत्थर खड़ी फसलों में पत्थर कैसे गिर गया। ये मारी मारी फिर रही गौ माताओं की अनदेखी के कारण इस प्रकार की परेशानियां मानव समाज को झेलनी पड़ती है। इसलिए इस काम को भी बहुत ही गंभीरता के साथ यहाँ पर लिया गया है। और इसलिए मुझे कभी कभी लोग कहते हैं कि रीवा में इतने काम हुए हैं तो सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी काम आप किसको बोलते हो? सोलर प्लांट जो बना दुनिया का सबसे बड़ा वो है, जिससे दिल्ली की मेट्रो चलती है। यहाँ पर जो सोलर प्लांट लगा है वशिष्ठ जी 750 मेगावाट का, उसकी 26% बिजली से दिल्ली की मेट्रो चलती है। क्या रीवा की पहचान वाइट टाइगर सफारी है, तो उस सफारी को 46 साल के बाद वाइट टाइगर को वापस लाना, क्या ये सबसे बड़ा काम है? लोग जब मुझसे पूछते हैं तो मैं कहता हूँ कि नहीं, सबसे बड़ा काम गौ माताओं को, बेसहारा घूम रही गौ माताओं के संरक्षण का जो काम रीवा में हुआ वो सबसे बड़ा काम है, क्योंकि उसी काम के दम पर बाकी काम हो पाए हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा काम वो है। तो इसलिए तेज़ी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, देश हमारा आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में आर्थिक महाशक्ति देश बनने जा रहा है। विश्व गुरु के नज़दीक हम पहुंच रहे हैं। 21वीं सदी हमारी है, विवेकानंद जी ने कहा था, और उस 21वीं सदी चल रही है और सपना साकार हो रहा है। महापुरुष की भविष्यवाणी साकार होने के दिशा में आगे बढ़ रही है। ऐसे समय में ये सम्मेलन जो आप लोगों के उपस्थिति में हो रहा है, जिसमें काफ़ी विचार विमर्श होगा, इससे निश्चित रूप से इस मंथन से अमृत निकलेगा और वो अमृत का पान हम सारे लोग करेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से आप सबका स्वागत, धन्यवाद, जय। ये एक ऐसा प्लेटफार्म इन्होंने आज तैयार किया है जो आने वाले इस पीढ़ी के जो युवा हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफार्म सबके नसीब में नहीं होता। ये उनका प्रयास बहुत ही सार्थक है और बहुत ही सराहनीय है। उसके लिए हम हृदय से उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। यहाँ कुछ अलग ही सीखने मिला है। इतना अच्छा प्रेडिक्शन, इतना अच्छा मतलब पूरा आयोजन ही बहुत कुछ अच्छा लगा है। और अपन अगर इसको अगर एस्ट्रोलॉजी में जाएं या कुछ देखें तो बहुत कुछ हमें आगे करियर के लिए भी और बहुत कुछ मिलता है। ये तो सोच बहुत अच्छी है। ज्ञान या गुरु के साथ नहीं जाना चाहिए, इसको फैलाना चाहिए। जो उन्होंने बोला है बहुत अच्छी सोच है और होना भी चाहिए। बहुत अच्छा लगा ज्योतिष के बारे में रीवा में। हमको लगता है बिंद का सबसे पहला बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। अब भविष्य में भी आशा करेंगे कि ऐसे कार्यक्रम होते रहें, जिससे ज्ञानवर्धन के साथ साथ ज्योतिष में लोगों का रुझाव भी बढ़े और हमारे यहाँ से भी अच्छे ज्योतिषी निकले। इस तरह के कार्यक्रम से नाम बढ़ेगा, हमारे ज्योतिषी विश्व पटल पर छा जाएंगे और अपनी अच्छी ज्योतिष की गणना के आधार पर अच्छा फल देंगे। बड़े ही नम्र भाव से आपके तालियों के मध्य करबद्ध निवेदन के साथ पूज्य गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ जी, जिन्हें मैं हम सभी लाल किताब के मसीहा के रूप में जानते हैं, वशिष्ठ ज्योतिष के जनक के रूप में जानते हैं, मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और इस अवसर पे प्रथम आशीर्वादमय उद्बोधन, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही हम आज प्रारंभ करेंगे, आशीर्वादमय उद्बोधन के लिए पधारें। जोरदार तालियां। जय माता की। आज सच में दिल से विक्रम शुक्ला और दीप खरे जी का दिल से धन्यवाद करने को मन है, क्योंकि प्रभु की इतनी जागृत अवस्था और जहाँ पर प्रभु के दर्शन करने मात्र से एक आभास होता है कि यहाँ प्रभु हैं, ऐसी जगह पर लाने के लिए इनका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ठीक है, मैं हमारे डिप्टी सीएम साहब को बोल रहा था कि सच में रीवा में प्यार, संस्कार, ये यहाँ पर सच में बहुत है अभी, और इसी शक्ति के कारण शायद यहाँ पर अच्छे लोगों की संख्या ज़्यादा है
और उस पर जब मुझे बताया गया कि हमारे सांसद साहब किस प्रकार के आशंका मालिक और जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ इनके लिए भी जोरदार ताड़ी होनी चाहिए। इतना अच्छा कार्य ये कर। मैं शुक्ला जी की कुंडली देख रहा था, हमारे सीएम साहब की, तो पहले मैं वहाँ पर थोड़ा सा हंसा। वो कह रहे वशिष्ठ जी आप हंस क्यों रहे हैं? तो मैंने कहा अगर आप इस क्षेत्र में ना होते तो शायद ज्योतिष जगत में मैं ना होता। कहने का मतलब ये है कि आप जैसे अगर इतने विद्वान और इतने अच्छे और इस तरह के दिल के लोग यहाँ तरक्की करवाने के लिए बैठे हुए हैं, ये सूर्य 2 की बहुत बड़ी महानता है और वही मेरा भी है। इसलिए मैं कोशिश ज्योतिष क्षेत्र में कर रहा हूँ, इसलिए मैं बेफिक्र हूँ कि रेवा को बढ़ा रहे हैं वो। बहुत दानी और दूसरे के दुख दर्द को समझने वाले लोग एक अच्छा सूर्य लेके ही पैदा होते हैं। और अगर हमारे मोदी जी की बात करें और जो भी विद्वान रहे हैं और जिन्होंने दिल से कार्य किए हैं, सच में उनका सूर्य ही बलवान होता है, तभी वो ये कर पाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर और इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, देखिए ज़रा कृष्ण जी के भक्त, और मूर्ति से ये भी कृष्ण जी से कम नहीं लग रहे। इसे कहते हैं प्रभु का आशीष। और इस तरह के जितने भी लोग इकट्ठे होते हैं, उनको हमारी, आप कहो कि परमात्मा की आशीष की वजह से इकट्ठा करवाता है, या जन्म कुंडलियों के मेल वो जो प्रारब्ध से जुड़े हुए हैं वो एक जगह लेकर के आते हैं। तो इसीलिए हमारे संस्कार भी बनाए गए। संस्कारों के अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, ये बहुत बहुत मायने रखती हैं, जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ रेवा में। जैसे मैं शुरुआत करता हूँ थोड़ी सी। आप गंगा मैया के स्वरूप को किसी और तरह से देखते हैं, गाय मैया के स्वरूप को किसी और तरह से देखते हैं, और सिंदूर के स्वरूप को किसी और तरह से देखते हैं। लेकिन जब उसे ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाता है तो गंगा मैया जितने ही पवित्र गाय, और गाय और गंगा मैया जितना पवित्र ही सिंदूर माना जाता है। कैसे? जब विदेशियों ने आकर के गंगा मैया के पानी के ऊपर रिसर्च करी तो पता चला कि इतने ज़बरदस्त एंटीबायोटिक उसके अंदर हैं, जो कि ऐसे प्योर हैं। जनरली एंटीबायोटिक दवाई बुरा असर देती है, लेकिन गंगा मैया के पानी में ऐसे एंटीबायोटिक है जो कभी नुकसान ही नहीं देते और बड़ी से बड़ी बीमारियों को हर लेने की ताकत रखती है। इसी प्रकार से गाय का गोबर मेरे को आज तक याद है, मेरी दादी नानी के ज़माने में भी हमारे घरों के अंदर चूल्हे चौके में गाय के गोबर का लेप किया जाता था। तो जब गाय के गोबर की मैंने व्याख्या सुनी, पता चला कि उनके गोबर के अंदर कभी कीड़े नहीं पड़ते, और जितने भी कीट पतंगे हैं जहाँ गाय के गोबर का लेप हुआ होता है वहाँ नहीं आते हार्मफुल। तो जो गंगा मैया में गुण है वही तो गाय के गोबर में है। और ऊपर से सिंदूर, जो प्योर सिंदूर होता है, आजकल का नकली चलने लग गया, लेकिन असली जो सिंदूर है, राजे महाराजे जितने भी हुआ करते थे वो सिंदूर के ढेर के अंदर अपनी कीमती तलवार छुपाया करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें लोहा होता था। और सिंदूर की खासियत है कि आप 1000 साल तक उसके अंदर लोहे की कोई वस्तु रख दो, उसको कभी जंग नहीं पकड़ सकता, कभी जंग नहीं पकड़ सकता। और हमारे ऋषि मुनियों ने ये जाना कि किस किस को ये बखान करते रहेंगे, कि ये बताते रहेंगे कि भाई इसका ये विज्ञान है, इसका ये विज्ञान है, लेकिन ये विज्ञान समझने के लिए भी तो हर बुद्धि तैयार नहीं होती। तो उन्होंने संस्कार क्या बनाया कि हर सुख और दुख के वक्त में ख़ास तौर पे गंगा जी का जाकर के स्नान करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा,
उन्होंने चूल्हे चौके में के लिए ही गाय के गोबर का विधान बना दिया कि यहाँ जो भोजन पकेगा ना, उसमें बुरे कीटाणु बिल्कुल नहीं होंगे और इस भोजन को जो खाएगा वो सदा स्वस्थ रहेगा। देखो ये संस्कार बनाया। और तीसरा संस्कार तो अद्भुत, वो ये कि परमात्मा ने जो माँ बनने की क्षमता स्त्रियों को दी है, उसकी वजह से ना उनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं और उसके कारण दिमाग जल्दी गर्म होता है। तो वो कैसे, हमारे पास 3 दिमाग है, एक लेफ्ट साइड का, एक राइट साइड का और एक आगे का। लेफ्ट साइड का हमारा सबका चलता है, राइट साइड का थोड़ा सा खुल जाए तो आदमी बहुत सुपर ऑसम हो जाता है। लेकिन ये जो आगे का तीसरा दिमाग है ना, ये बहुत खराबी देता है, डिप्रेशन देता है, गुस्सा देता है, इतना बुरा करता है ये। तो हमारे घर की बेटियों के हाथ में ही हमारी इज्जत की लाज होती है और जब 2 परिवार जुड़ जाते हैं तब तो बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि अपनी बेटी जो मैंने इतने प्यार से पाली है, उसको बड़ा किया है, ये तो अभी अपने बाप के घर में चुलबुली ही है, कहीं आगे जाकर के इसके अधीर होने की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो शादी फेरों के बाद में ये जो सिंदूर उसके दिमाग में लगाया गया, वो ये सोच के लगाया गया कि इसको कभी गुस्सा ना आए और ये हमेशा सहनशील बन के अपने ससुराल परिवार को पूरा संभाल के रखे और उसकी इज्जत को बना के रखे। जो औरत अपने सर पर सिंदूर लगाती है, आप देखिए कि उसका धैर्य के साथ अपनाया हुआ जो अच्छापन है उसके परिवार को तो बनाता ही बनाता है, उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार सब उसकी तरफ अट्रैक्ट रहते हैं और उसको अच्छा कहते ही कहते हैं। ये सिंदूर की इतनी बड़ी ताकत है। लेकिन अब जो शहरों के अंदर संस्कार दूर दूर जा रहे हैं ना बेटा, उसका पहला कारण है कि औरतों ने मांग के अंदर सिंदूर लगाना बंद कर दिया। वो जो लिपस्टिक होठों पे लगाती है वहीं लगा देती है। और ये इतनी बड़ी मेहनत से जो चीज़ एक प्रथा बनाई गई थी और जिसकी साइंस लोगों को नहीं पता थी, लेकिन उस संस्कार को छोड़ के उन्होंने खुद अपने लिए भी एक तरह के बेड़ियों में बट्टे डाले और अब बच्चे जवाब मांगते हैं तो उनको मिलता नहीं और बच्चे अपनी मनमर्जियों पे निकलते जा रहे हैं। तो इसीलिए अगर अपने बच्चों को अच्छा कामयाब करना है तो सबसे पहले माएँ अपने मांग में सिंदूर भरना शुरू करें जो प्योर हो, तो आपके बच्चे वाकई में पूरे काबिल बनेंगे। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जिन जिन के यहाँ पर संभव है वो अपने आंगन में एक सिंदूर का पेड़ ज़रूर लगाए, ताकि वो एक सिंदूर का पेड़ जब लगेगा और उसकी व्याख्या जब जगह जगह सबको पता होगी कि इसके क्या गुण हैं और ये किस तरह से हमारी संस्कृति के अंदर अपनी जगह बनाए हुए है सिंदूर, जब उनको ये जवाब मिलेगा ना, तो बच्चों का भी हमारे अध्यात्म के प्रति, हमारे संस्कारों के प्रति उनका भी नतमस्तक होगा। वो भी प्रणाम करना ढंग से सीखेंगे और दिल से प्रणाम करेंगे। तो इसीलिए सिंदूर से शुरुआत करो और परिवार को बनाओ। जब भी कभी हम किस्मत की शुरुआत की बात करते हैं तो हर एक इंसान के शरीर में 70% पानी है और उस पानी के अंदर मंगल घुला हुआ है, यानी रेड सेल्स, यानी कि खून बनता है जिससे, और इन दोनों के घर्षण से ही उत्पन्न होता है वाइट सेल्स, जो कि शुक्र के रूप में होता है और जो प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर बनाता है और कहीं किसी भी प्रकार की बीमारी से बचाने के लिए सबसे पहले आके ये वाइट सेल्स खड़े हो जाते हैं। सही मायने में चंद्र, मंगल, शुक्र, ये जिनके अच्छे हैं उनके घरों के अंदर सुख शांति और समृद्धि दोनों हैं, और जिनके यहाँ चंद्र, मंगल, शुक्र पापी ग्रहों के दायरे में आ गए वो ना सुखी हैं, ना समृद्ध हैं और ना ही स्वस्थ हैं।
ये खराबी। अब ये इतनी बड़ी खराबी को मिटाने के लिए हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने एक बहुत ही प्यारा रिवाज बनाया, परमात्मा का नाम लेना और सुबह शाम आरती में ज़रूर जाना। और आप जब सुबह शाम आरती में जाते हो तो क्या लेके जाते हो? फल, फूल, मिश्री, वो जो मीठे परमल होते, चावल मीठे किए हुए, मखाने, ये चीज़ आप मंदिर में लेके जाते हो, वहीं पे चढ़ाते हो और बाद में थोड़ा सा प्रसाद के रूप में स्वयं खाते हो। फिर वहाँ आपको क्या मिलता है? वहाँ पंचामृत मिलता है, चरनामत मिलता है, ठीक है। और कभी कभी कोई भक्त जब चढ़ा के गए होते हैं तो पंडित जी को ध्यान आता तो वो उठा करके हमें पान भी दे देते हैं, किलो परमात्मा के चरणों में चढ़ा, तुम पान खाओ। अब इसके क्या बेनिफिट है? ये सोच के ये बेनिफिट बनाए गए कि अगर इंसान सुबह शाम आरती में जाएगा तो वो मीठा लेके जाएगा, यानी चावल, चावल के ऊपर चढ़ी हुई चीनी या मिश्री, वो प्योर चंद्रमा है। जब हम इस चंद्रमा को परमात्मा को अर्पण करने के बाद आप आध्यात्मिक वे में और बिल्कुल शांत मन से परमात्मा को जब आप ध्यान लगा करके उससे कुछ मांगते हैं तो परमात्मा मनोकामना पूर्ण करता है। कहने का मतलब अपने चंद्रमा को अच्छा करोगे तो घर में समृद्धि आएगी। मीठा परमात्मा पे चढ़ाओगे तो भाई भाई का साथ अच्छा होगा, मंगल अच्छा होगा, भाइयों के साथ होने वाली लड़ाई हट जाएगी, दोस्तों को दगाबाज बनाने वाले या समझने वाले उनके भाव बदल करके दोस्त एक होंगे। तो चंद्र और मंगल इनको अच्छा कर लेने से बेटा इतनी मुसीबतें हटती हैं, भाई भाई की लड़ाई बंद हो जाती है, नेगेटिविटी दूर चले जाती है और पैसा कैसे कमाया जाए ये युक्ति आने लगती है। नहीं तो बैठे बैठे ना दीवारों में लोग टकरे मारते रहते हैं, उनको युक्ति नहीं आती कि क्या करें। तो ये आरती का विधान देखो कितना बड़ा है। फिर पान, ये पान परमात्मा को क्यों चढ़ता है? जिसके अंदर गुलकंद भी होती है, लौंग भी होता है, सौंफ भी होती है, कथा भी होता है, चूना भी होता है। ये सारा जितना पान है ना बेटा, इसमें सौंफ होने के कारण ये मंगल है, इसमें सुपारी होने के कारण इसमें मंगल है। और सुपारी जितना खून को प्योरीफाई कर देती है, धरती पे कोई औषधि नहीं बनी कि खून को इतना प्योरीफाई कर दे। सुपारी खाने वालों का खून नहीं कभी खराब होता, उनके सेल्स नहीं मरते कभी। उसमें चूना होता है, चूना कैल्शियम है, और जो कि औरतों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि माँ बनने का अगर सुख परमात्मा ने ये दिया है तो एक कमज़ोरी भी दे दी कि उनका कैल्शियम बहुत जल्दी खुल जाता है, इसीलिए उनके कमर पाँव में दर्द जल्दी होती है। तो इसीलिए वहाँ चूना है। और कथा वो भी खून को प्योर करता है। लौंग बृहस्पति की और राहु की मिश्रित वो जबरदस्त ऑक्सीजन जिससे कि याददाश्त दुरुस्त होती है, और उसके साथ में लौंग के साथ में लंग्स वाला एरिया जितना भी है हमारा, इसके अंदर कभी भी इन्फेक्शन नहीं आते। तो एक पान खाने से औरतों को जितनी भी कमर पाँव से संबंधित या जवानी से संबंधित जितनी दिक्कतें हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं। इसीलिए परमात्मा को अर्पण किया हुआ अगर सुबह शाम आप एक एक पान खाते हैं तो औरतों की मैक्सिमम प्रॉब्लमें उनके साथ खत्म होंगी। और अपने बच्चों को भी, चलो मुंह लाल नहीं करना, स्टैंडर्ड की बात हो गई, तो भाई चूने वाला पान बना के खिला दो, तुम्हारे बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, तुम्हारे बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। और इसके साथ माएँ अगर दोबारा शुरू कर लें अपने पाँव में पायल पहनना, तो बेटा ये जो हाथ का मणिबंध है ना, सारी जान इसमें होती है, सारी खून की रगें यहीं से लेके चलती हैं। इसीलिए पाँव का जो मणिबंध है, रोग हमेशा पाँव से ऊपर को आता है, ऊपर से नीचे नहीं जाता। तो इसीलिए घर की बहुओं को खास तौर पे प्रोटेक्ट करने के लिए ये पायल पहनाने का विधान बनाया गया, ताकि वो बीमार ना हो।
क्योंकि एक औरत के ऊपर पूरे घर की जिम्मेवारी, अगर एक औरत बिस्तर पे लग जाए ना, पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसीलिए औरतों को पायल का विधान बताया गया। और इसके साथ में जो औरत अपने पाँव के अंगूठे में और उंगलियों में चांदी के बिछुए पहन के चलती है, ये एक्यूप्रेशर की बहुत बड़ी विधि है जो संस्कार के रूप में बना दी हमारे ऋषि मुनियों ने। जो औरत ये पहन के चलती है उनका मंथली साइकिल कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता और उनकी कमर पाँव में कभी दर्द नहीं होता। ये हमारे संस्कार नहीं, ये साइंस है। और हमारे ऋषि मुनि साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने इतनी गहराई तक जाकर के एक साइंस के उपायों को संस्कार बना के आपको दिया। तो इसका मतलब इन संस्कारों को छोड़ने वाले आज अनपढ़ गंवार रह गए और संस्कारों को अपनाने वाले सच में उन साइंटिस्टों के बच्चे होकर के वो ज्ञानवान पाए जाते हैं। तो आप सबको तय करना है कि आपने उन गवारों वाला एटीट्यूड अपना करके अपने आप के शरीर और मानसिकता को खराब करना है या संस्कारवार बन के हमेशा सुखी और स्वस्थ रहना है। ये सब मैं आप पे छोड़ता हूँ। जय माता की। खुश रहना। ये जो रीवा में जो शुरुआत हुई है पूरे ज्योतिषी मिलन सम्मेलन की है, ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। मतलब ऐसा पहली बार हुआ है। उनकी प्रेजेंस से उनका जो ऑरा इतना पॉजिटिव, उसी से हम लोग का ऑरा खुद ही इतना पॉजिटिव हो गया है। इससे बल्कि सीखने और क्या मिलेगा। और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, जो छोटे शब्दों में तो नहीं बता पाएंगे लेकिन बहुत कुछ सिखाया। तो मुझे लगता है गुरुदेव का ये जो भागीरथी प्रयास है ये पूरी दुनिया को ही लाभान्वित करने वाला है। और मुझे लगता है मैडम ये सब दूर फैलेगा और इसको ज़रूर फैलना चाहिए। और इसके लिए जो आप जैसे लोग हैं जो बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं गुरुदेव के लिए, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी आने वाली है, तो एआई के साथ जब गुरुदेव के इन कार्यक्रमों को हम एसोसिएट करेंगे तो मुझे लगता है पूरी वसुधा, और मुझे लगता है दुनिया में कहीं और कोई ग्रह होगा जहाँ पर मानव जीवन होगा तो शायद वहाँ तक भी ये चीज़ें पहुँच सकें। गुरुदेव जी की एक ही बात हमें बहुत अच्छी लगी कि जिस फील्ड में भी मास्टरी लेना है वहाँ पे आप डूब जाओ, बिना डूबे आपको मोती नहीं मिलेगा। अभी अपने भारत की जो एस्ट्रोलॉजी को अब पूरी दुनिया मान रही है, लेकिन जो हमारे यहाँ की एक कमी थी, विद्वान थे जो भी पंडित थे अपने अपने सब्जेक्ट के, जब वो एक्सपायर होते गए तो उनके साथ वो ज्ञान जाता गया। लेकिन हमारे गुरुदेव जी इसको इतना दे रहे हैं दुनिया को कि अपने जैसे लाखों करोड़ों लोगों की सेना अपने से भी आगे देखना चाहते हैं। इससे बड़ा तो मैं नहीं मान सकता जो कर रहे हैं गुरु। मैं बड़े सम्मान से मंच को गति देते हुए आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय जनार्दन मिश्रा जी, रीवा सांसद महोदय को, कि वे इस अवसर पर हमें संबोधित करें और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए ज्योतिष जगत को इस रीवा की धरा पे आने पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। तालियों से सहयोग प्रदान करेंगे आप सभी। आज ये जो सम्मेलन हो रहा है, कभी कल्पना नहीं कर सकता था आदमी कि इस सम्मेलन को इतने दिल से और सम्मान के साथ ग्रहण किया जाएगा। अगर ये 15 साल पहले 20 साल पहले होता, ये एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का युग है और इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण के युग में जो हमारा ये ज्योतिष विज्ञान था है, उसके भी जागरण का काल निश्चित रूप से आ रहा है। पहले भी लोग कुंडली बनवाते थे, लेकिन कुंडली चोरी छिपे दिखाते थे और बहुत लोग तो शर्म महसूस करते थे और ये मानते थे कि ये पोंगापंथी में हम कहलाएंगे। और तमाम ऐसी जमातें इस देश में, जमातों का बहुत बड़ा हिस्सा और बहुमत का हिस्सा बन गया था कि ज्योतिष विज्ञान को एक पिछड़े हुए लोगों का, दकियानुसी विचार के रखने वाले लोगों का एक समूह माना जाता था।
लेकिन इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण के युग में आज रीवा में ज्योतिष के ज्ञाता, ज्योतिष को ग्रहण करने की उत्कंठा रखने वाले लोग और खुलेआम ज्योतिष पर विश्वास करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। ये हमारे सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक स्पष्ट दर्पण दिख रहा है। मैं समझता हूं कि जो गणित, जो विज्ञान ज्योतिष में है, इसके पहले तो नहीं लगा होगा कि इस दुनिया में कहीं भी इस गणित, इस विज्ञान, इस विद्या की खोज, इस वैज्ञानिक शोध का अंश किस भारत के अलावा, हिंदुस्तान के अलावा, आर्यावर्त के अलावा कहीं दुनिया में कभी रहा होगा। पर आज सारी दुनिया, मैं देखता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, सारी दुनिया आज इस ज्योतिष के विज्ञान को स्वीकार कर रही है, इस गणित को स्वीकार कर रही है। ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है। निश्चित रूप से मैं विश्वस्त हूँ, आश्वस्त हूँ, और जैसा भी डिप्टी सीएम साहब कह रहे थे, ये पहली बार नहीं है, ये हमारी परंपरा में रहा है। विद्वानों का सम्मेलन हजारों साल से चला रहा है और आपस में बड़े बड़े तर्क वितर्क धर्म के मामले में, मतों के मामले में होते रहे हैं और उससे एक बहुत अच्छे निष्कर्ष निकलते रहे हैं समाज के लिए, और उसका कल्याण पूरे दुनिया को हुआ है। इधर 100, 200, 300 वर्षों में के कालखंड में वैज्ञानिकों के सम्मेलनों को बड़ी प्रमुखता से छापा जाता था, अभी भी छापा जाता है। दूसरे विषय के विशेषज्ञों के प्रबंध ग्रंथ, रिसर्च पेपर तमाम प्रकाशित होते हैं और उनको लोग बड़े आदर से पढ़ते हैं। पर ज्योतिष के रिसर्च पेपर प्रकाशित हों और उनको सारी दुनिया पढ़े, देखे, उसके लिए इस तरह के सम्मेलनों की आवश्यकता है। और इन्हीं सम्मेलनों से अनुसंधान की नई प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आज जितना कुछ है वो पूर्ण नहीं है, मैं संपूर्ण उसको नहीं मानता हूं। आप लोग नई नई विधाओं से के ज्ञाता लोग हैं और इसमें से आपके इस मंथन से हो सकता है कोई नई विधा और प्रकट हो और इससे श्रेष्ठ विधा प्रकट हो। इसलिए इस मंथन से निश्चित रूप से कुछ न कुछ है, जितना भी है उससे बेहतर निकलेगा। तो इस तरह से मुझे पूरा भरोसा है कि आपका ये सम्मेलन, आपका ये मंथन विश्व के कल्याण के लिए और सनातन धर्म के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके चरणों का आशीर्वाद मुझे भी मिला, इसके लिए मैं आपका और आदरणीय दीप खरे जी का अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। विज्ञान हमेशा ये कहता है कि ज्योतिष मिथक है, और वह इसलिए कहता है क्योंकि वह कहता है कि ज्योतिष कभी यह नहीं बता पाता कि व्यक्ति पर प्रभाव कैसे पड़ता है। गणना को हमेशा वह मानता है कि ज्योतिष, गणना वाला पार्ट ज्योतिष है। लेकिन आज के युग में एआई वगैरह ने सीधे धीरे और रेडिएशन इम्पैक्ट को स्वीकार करते हुए ज्योतिष को कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया है। एक यहाँ पर ये बल्ब लगा हुआ है, होल्डर लगा हुआ है, करंट यहाँ से जा रहा है। अगर वहाँ 0 वाट का बल्ब लगा है तो करंट पूरा जाने पर भी वो 0 वाट का ही जलेगा। 100 वाट का बल्ब लगाएंगे, 100 वाट का बल्ब जलेगा। तो ये बल्ब बदलना आपके खुद के हाथ में है, अपने कर्मों से। भाग्य का रोना लेके ना बैठें। सर ने जो एस्ट्रो साइंस ऐप डेवलप किया है,
मैं ये चाहता हूँ कि उसकी साइंस की जो मेरी अप्रोच है उसमें अगर सर मेरी रिसर्च को आगे निरंतर सपोर्ट करना चाहें तो उसमें माता पिता के ब्लड ग्रुप प्लस उस बच्चे के ब्लड ग्रुप का कॉलम भी डाल दें। ज्योतिष का एक नाम है सामुद्रिक शास्त्र। जितना गहरा गोता लगाओगे उतने हीरे मोती पाओगे, जितना ज़्यादा नीचे जाओगे उतने फिर रत्नों को संचित करके लाओगे। जीवन में 3 सिद्धांतों के आधार पर चलिए। ग्रहों को अनुनय विनय प्रार्थना पूजा करके मनाइए। अगर आपके ग्रह ज़्यादा खराब हों तो उनकी वस्तुओं को अपने से दूर करिए, और आपके ग्रह बहुत अच्छे अनुकूल हैं तो उनकी वस्तुओं को अपनाइए। यानी कि हमने सारे ग्रहों को दूषित कैसे कर लिया। अब हम कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं तो माता पिता यानी चंद्र सूर्य से दूर हो जाते हैं। भाई बहन का तो मामला ही ख़राब हो गया। हम एक हैं तो चाचा ताऊ के रिश्ते भी आगे आने वाले समय में नहीं मिलेंगे। तो ये सब ग्रह दोष ही बढ़ेगा। हमारी संख्या, जो हमारे परिवार में 5 लोगों की संख्या थी ना, अब परिवार एक बच्चे का हो गया तो बुआ चली गई है, चाचा चला गया, ताऊ चला गया, कोई तो गया ना, बहन गई तो कुछ नहीं रहा आगे। तो बुद्ध कहाँ से लाओगे। फिर हम दूसरों के यहाँ राखी बंधवाने जाने की बात करते हैं, अपने यहाँ तो राखी की व्यवस्था हमने बंद कर दी है। ये इसलिए जेनेटिक व्यवस्था अगर आगे चलानी है तो आपके यहाँ पुष्ट संतानें होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, एक किसान बनाओ, एक सेना का नौजवान बनाओ और एक राष्ट्र के काम करने वाली संतान बनाओ, तब जाकर के आपकी जेनेटिक व्यवस्था चलने वाली है। नहीं तो ये आगे आने वाला मामला ग्रहों को सब बदलने वाला है। तो ये व्यवस्थाओं के साथ हम चलाएं। जोर से जरा एक बार जय घोष कर दीजिए। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की। मैं एक अक्सर बात कहता हूँ कि झूठ तो झूठ होता है, सत्य सत्य होता है। एक झूठ को आप सदियों तक नहीं ले जा सकते। अगर ज्योतिष शास्त्र झूठा होता, बहुत से झूठ पैदा हुए और कब के चले भी गए। सत्य ही हमेशा रुका रहता है, चाहे समाज बदल जाए। देखिए सनातन धर्म पर कितने आक्रमण हुए हैं, कितने काल आए, मुगल काल, फलाना काल, तुगलक आया, गजनबी आया, गौरी आया, मोहम्मद आया, सब आए, कितने नहीं आए यहाँ पे। सब ने एक ही काम किया, सनातन धर्म की संस्कृति को नष्ट करने का। क्या वो कर पाए? इसी प्रकार ज्योतिष एक सत्य है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर कोई चीज़ दब जाए तो वो बाद में फिर निकल आती है। उसको जैसे सोना ज़मीन में दबा रहे तो उसको जंग नहीं लगता, वो बाद में फिर निकलता सोना ही रहता है, और तब तक उसका मूल्य और बढ़ चुका होता है। ऐसे ही अब ज्योतिष का जो है सिद्धांत वापस आ रहे हैं। पूज्य गुरुदेव जेडी वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से ये ज्ञान चर्चा में एक बहुत ही अनूठा प्रयोग विश्व पटल पर, इस भारत की धरा पर हुआ है कि कई ऐसे विद्वजन हैं जो मंथन चिंतन के माध्यम से ज्ञान कौशल को प्राप्त कर रहे हैं, पर उन्हें ऐसे अवसर नहीं मिलते, ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं मिलते जहां पे कि वे अपने ज्ञान कौशल का प्रदर्शन कर सकें। ऐसे अनवरत ज्योतिष सेवा में लीन ज्योतिष जगत के वे नए शिल्पी जो अपने भविष्य को गढ़ रहे हैं, उनमें से सटीक किसी कुंडली के प्रेडिक्शन करने के वाले व्यक्ति को यहां पर विद्वान का तमगा देके विद्वान की खोज पूरी की जाती है। और ये तमगे के साथ जो मिलने वाला अद्भुत, अपूर्व और अनुपम उपहार है वह है गुरुदेव का आशीर्वाद। जिस आशीर्वाद की छाव में देश ही नहीं अपितु देश विदेश के कई महान शख्सियत, हस्तियां अपने जीवन को धन्य बना चुके हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव के सिर चरणों को नमन करते हुए अब हम विद्वान की खोज की ओर चलते हैं। हमारा जो मेन काम है वो है विद्वान की खोज, कि हम विद्वान कहाँ से लेके आए, कैसे लेके आए, और कैसे कैसे चुन चुन के हम भारत से जो विद्वान निकाल रहे हैं उनको
ज्योतिष जगत में हम पेश कर रहे हैं। गुरुदेव, मैं चाहता हूं सबसे पहले ना आप हम जो विद्वान का तमगा जो देते हैं ना विद्वान के लिए, इसका महत्व आप हमारे विद्वानों को जरा बताएं। इसका जो महत्व है वो बहुत सारे विद्वानों की दुविधा को देखते हुए और जो ज्ञान से प्रचुर हैं लेकिन उनका कहीं नाम नहीं है और उनके जानकर उनको वो सम्मान नहीं देते, इस बहाने उनको खोजना है। और दूसरा, बहुत सारे सो कॉल्ड विद्वान हैं जिनकी भाषा शैली इतनी ज़बरदस्त है और उनके अंदर ज्योतिष विज्ञान नहीं है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का ज्योतिष पे से विश्वास उठता है। ये सबसे बड़ा दुख है। आजकल आप रीलों में देख रहे हैं कि कोई भी आता है और आकर के सिर्फ एक प्रॉब्लम और उसके साथ उपाय बता जाता है। जो ये प्रॉब्लम के साथ उपाय बता करके जाने वाले लोग हैं, आप अगर उनकी उम्रों को देखें तो इस उम्र के अंदर आते आते तक वो बेचारे अपने आप को नहीं जान पाते, ज्योतिष के विज्ञान को कैसे समझ पाएंगे। कोई आता है, नई उम्र का लड़का आता है, कहता मैं 21 करोड़ रुपया फीस लेता हूँ। पहले तो वो एक ही क्लाइंट दिखा दे जिसने उसके 21 साल का जुगाड़ कर दिया हो। तो बेटा, बातों के धनी विद्वान नहीं होते, ज्ञान के धनी विद्वान होते। और इन ज्ञान के धनी विद्वानों को खोज करके मंच पे ला करके एक तरह का ये विद्वान का तमगा दे करके एक सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है कि भाई आप आंख बंद करके इसको कुंडली दिखा सकते हैं क्योंकि ये विद्वान है। तो हम जिस विज्ञान के बलबूते हमने ये अपना समाज बनाया है, इसके अंदर हीरे भी होने चाहिए। तो उन हीरों को ढूंढने के लिए हम ये जगह जगह विद्वान की खोज का प्रोग्राम कर रहे हैं। और आज दीप खरे जी, विक्रम शुक्ला की वजह से ये रीवा के अंदर संभव हो पाया है। और यहाँ पर वाकई में दीप खरे जी के साथ में इनके डिपार्टमेंट के लोग, इनके साथ वाले लोग, उनकी वाकई में विद्वान के लिए उनकी जिज्ञासा देख करके मन गदगद हो गया है। तो एक विद्वान के साथ रहते हुए सच में विद्वान की राह पे चलने वाले इनके डिपार्टमेंट के लोग, उनकी आंखों में नज़र आता है कि वो हमारे साथ ये सहयोग करके यहाँ से कौन कौन विद्वान निकलता वो भी देखना चाहते हैं। और ये विद्वान अब रीवा में स्थापित होंगे तो इस बात की हमें बहुत खुशी होगी। तो हम कह सकते हैं विद्वानों में हमारे भाई रीवा में भी है। तो बस इसी के लिए हम यहाँ आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज हमें कुछ विद्वान और ज़रूर मिलेंगे। जय माता की। आपके सामने एलईडी जो लगी हुई है ना, इस पर 2 तरह की कुंडी लगाई जाएंगी। ये पर्चियों से भरा हुआ बाउल है पूरा का पूरा। गुरुदेव हमारे अपने हाथों से इसमें से एक पर्ची निकालेंगे और ये पर्ची सभी आप लोगों की ही हैं। किसकी पर्ची निकलेगी ये पता नहीं कहाँ से आएगी और किसका भाग्य यहाँ खुलने वाला है। 2 तरह की उसी पर्ची की 2 तरह की कुंडियाँ यहाँ लगाई जाएंगी। एक कुंडी लगेगी वैदिक कुंडली जिसमें लगन कुंडली होगी, दूसरी तरफ लगेगी हमारे गुरुदेव जी का एक जीडीबी पैनल के नाम से जो कुंडली चलती है, जिसमें लाल किताब की कुंडली और लगन कुंडली सारी कुंडली होती हैं, एक वो लगाई जाएगी। उसका विश्लेषण हम 3 विद्वानों द्वारा कराया जाएगा। एक बार में 3 विद्वान बुलाए जाएंगे, एक एक करके उन 3 विद्वानों से विश्लेषण कराया जाएगा। जो विश्लेषण जिस विद्या से करना चाहेंगे, लाल किताब की विद्या से या फिर वैदिक कुंडली के हिसाब से कैसे करना चाहेंगे, वो खुद डिसाइड करेंगे। उसका फिर जो विश्लेषण होगा उसका हमारे गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी, सुवेश शर्मन जी, हमारे सब लोग उसका ये देखेंगे, जूरी के रूप में देखेंगे कि इसका विश्लेषण किस तरीके से निकला है, सही निकला है, गलत निकला है। अगर वो सही निकला पाया गया और सही तरीके से उसका विश्लेषण ये गया कि हाँ ये 100% गया है
वो इंसान इस विद्वान के तमगे का हकदार होगा। तो गुरुदेव, सर्वप्रथम मैं आपसे यही बोलूँगा कि इसमें से एक पर्ची निकाल के दें आप मुझे, जिससे किसका भाग्य खोलें, कैसे खोलें। जय भोलेनाथ। मनप्रीत जी, एक कुंडली लगाइए। इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद करम पे अपने, कलम चले खुद करम पे अपने, झगड़ा अक्ल ना किस्मत हो, इंसान बंधा खुद लेख से अपने। ये जिनकी भी कुंडली है, ये बहुत ही डिप्लोमेटिक व्यक्ति हैं, हर बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ पैसे रुपए की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे इनका समय थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। इसकी शारीरिक कंडीशन कैसी है? हाँ। आने वाला भविष्य इसका कैसा रहेगा? जब भी केतु की महादशा आएगी उस समय सूर्य और केतु की टकराव होगा, जिसमें एक्सीडेंटल योग भी बन सकते हैं। मंगल दशम में वैदिक युग में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति को दिक्वाली के साथ जिंदगी भर काम मिलता है। व्यक्ति बेरोजगार नहीं हो, कोई ना कोई काम में लगा होगा, पहली बात। दूसरी बात, चंद्र बुध की दृष्टि से कंफ्यूज डबल माइंड होते होंगे। दशम भाव का मंगल शुक्र की युक्ति क्या कह रही है? मनचाही विवाह, लव मैरिज या परिचित में जान पहचान में शादी हुई होगी। गुरु की शुभता इनके जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रही है। धीर गंभीर होंगे, स्वभावतः कभी लूज टाक नहीं करते होंगे, और अपनी बात कहने में कभी हिचकेंगे भी नहीं, क्योंकि वहाँ केतु भी बैठा है। इनकी शारीरिक दशा बताइए। तो शारीरिक स्वास्थ्य के विषय में इनको अभी शुक्र तो इनका बहुत दिन चलने वाला है, इनको तो बड़ी परेशानी शारीरिक आएगी ही। बेटा, यहाँ तक जो आपने देखा है बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास। वशिष्ठ कुंडली लगन, अब इसको लगन कुंडली मान के आप प्रेडिक्शन करो, और आप इन दोनों का डिफरेंस नोट करना जरा। जो चंद्रमा इनका कुंभ में हो गया है, अब इनका जो 7.5 है वो उतरती 7.5 हो गई। चढ़ती राजा उतरती ग्रह बड़े प्रबल होते हैं, चाहे शुभता में हो चाहे अशुभता में हो, तो वो थोड़ा सा इनको और उद्विग्न करेंगे। हमारे 3 विद्वानों ने जो विश्लेषण किया, इनकी स्थिति कहाँ तक गई? आप पहले विद्वान के बारे में बताइए जिन्होंने विश्लेषण किया आपका। आई थिंक 70% मेरे को रीच किया उन्होंने। बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कोशिश किया है, बट उनसे थोड़ा कम है, 50% के आसपास रहा। जी, बहुत बढ़िया। दयाशंकर जी ने जैसा मेरे कुंडली के बारे में बताया, तो मुझे लग रहा है कि 90% उन्होंने मेरे को रीच किया है। बहुत बढ़िया। तो जिस तरह की प्रोडिक्शन उन्होंने की, एक एक चीज़ को डिफाइन किया अलग अलग तरीके से, और इस सारी चीज़ों में मेरे को लगता है कि मेरे को उन्होंने 90% तक ले जाके छोड़ दिया। गुरुदेव, लाइव कुंडली में 90% प्रेडिक्शन करना क्या कहलाता है? 90% कुंडली की प्रेडिक्शन करना ये कहता है कि बस वो खड़ी है मंजिल, वहाँ पर 100% होगा। बहुत बढ़िया। तो आइए दीप खरे जी, आइए साहब खरे साहब। रेवा की अब पहली शान बनने जा रहे हैं। खोज रहे हम ज्ञानी को, जो खोल दे किस्मत की हर पहेली को, ये विद्वान की खोज है, ये विद्वान की खोज है, ये विद्वान की खोज है। मनप्रीत जी, एक कुंडली लगाइए। इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद करम पे अपने, कलम चले खुद करम पे अपने, झगड़ा अक्ल ना किस्मत हो, इंसान बंधा खुद लेख से अपने। मंगल 9th हाउस में इस व्यक्ति का भाग्य करेक्ट 28 ईयर में जागृत हो जाएगा।
मंगल नोवे घर आवे, नो ही ग्रहों का मंगल गावे, भरे खजाने दौलत अंदर, हर तरफ हो जंगल मंगल। फरमान है लाल किताब का। नौवे घर में अगर मंगल है तो सारे ग्रहों को मंगल काउंट करती है लाल किताब। इनकी वाइफ जो है सुंदर तो होगी, पर इन दोनों में से किसी न किसी एक में जो है बीमारियां बनी रहेंगी। शनि पंचम भाव में होने के कारण थोड़ा पुत्र संबंधी पीड़ा होगी। वैवाहिक जीवन इनका उत्तम होगा, विवाह इनका उत्तर और दक्षिण दिशा में हुआ होगा, जीवन में सुखी रहेंगे, मगर पारिवारिक और धन संबंधी परेशानी इनको बनी रहेगी। इन 3 विद्वानों ने जो कुंडली का विश्लेषण किया वो कहाँ तक आपको सही लग रहा है, कहाँ तक आपको गलत लग रहा है? जो तीनों अनुमान लगाए गए इसमें उषा जी और गंगा प्रसाद जी दोनों लगभग 90% सही हैं। और मैं अब ये चीज़ गुरु जी पर छोड़ता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें आपने बिल्कुल सही बताई, रोग से लेकर और पैसे और करियर से लेकर, और आपका भी प्रेडिक्शन लगभग बहुत ही सही था। बेटा सच में आप दोनों ने बहुत अच्छी प्रेडिक्शन करी, और जिस तरह से ये वैदिक विद्वान भी हैं, इन्होंने लगन को पकड़ के और फिर समावेश करके जो प्रेडिक्शन करी, ये प्रेडिक्शन करने का अति उत्तम तरीका है। अब बेटा तू यहाँ आया है तो कुछ तू भी लेके जा, है ये सौभाग्य है। तेरी कुंडली में बहुत प्यारे योग हैं, और लेकिन तेरा ना जैसे बहता बहता जीवन का पानी रुक जाता है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ जाती है, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। ये जो राहु अष्टम भाव का है, ये सूर्य चंद्र बृहस्पति तीनों को खराब कर रहा है। तो जो शनि की दृष्टि मंगल पे इसकी ये नज़र आ रही है, ये दुनिया के सर्वोत्तम योगों में से ये योग है। अगर ये बच्चा किसी भी तरह के शनि के काम, मकानों के काम, घड़ियों के काम है, उद्योग है हमारा, बिल्कुल ये कामों के अंदर ये सदा ही माला माल रहेगा। और अगर कहीं हथियार के टाइप की चीज़ें बनाने लग जाए तो ये अरबोपति होगा। और आजकल तो सरकार ये आर्मी वाले अलॉट कर रहे हैं ना, देख कोई बम बम के शेल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, रीवा के सभी संभ्रांत लोग वर्किंग पार्टनर मिल जाएगा तो जरूर हो जाएगा। सुनील दादा भी बैठे हैं, उनका भी अच्छा। और ये सच में तुम्हारा ये बहुत प्यारा योग है, लेकिन हर बार तुम्हारे कामों में विघ्न अड़चने जरूर आएंगी। आप हैं तो अब निदान हो जाएगा। तो ठीक है बेटा, 43 दिन 8 खोटे सिक्के जल प्रवाह कर दे, और आप उसके बाद हर जन्मदिन पे 8 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के जल प्रवाह करियो। तेरी ज़िंदगी में वो दिन ना हो जब चांदी का मोटा सा चकोर टुकड़ा तो अपनी जेब में न रखे, ये चीज़। और तीसरा, ज़िंदगी में कभी साउथ फेसिंग घर में नहीं रहना, ठीक है। और हर रोज़ केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पे लगाना शुरू कर। मात्र इतने से उपायों से ही तेरी ज़िंदगी सवर जाएगी, ठीक है। सुखी रह, खुश रह दाता, सदा सुख रह। खोज रहे हम ज्ञानी को जो खोल दे किस्मत की हर पहेली को, ये विद्वान की खोज है, ये विद्वान की खोज है, ये विद्वान की खोज है। मनप्रीत जी, एक कुंडली लगाई है। इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद करम पे अपने, कलम चले खुद करम पे अपने, झगड़ा अक्ल ना किस्मत हो, इंसान बंधा खुद लेख से अपने। ये अंधी कुंडली है। जब चंद्रमा 10वें भाव में होता है तो बच्चे को प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी दिक्कत होती है। सूर्य चूंकि लग्न भी है तो लग्न भी शनि के कारण पीड़ित है और वहाँ पे राहु के होने के कारण पीड़ित है, तो इनकी माँ को भी कोई समस्या हो सकती है, हड्डियों से संबंधित समस्या इनको माँ को हो सकती है, वात रोग इनकी माता जी को अवश्य होना चाहिए। गुरु की दृष्टि अष्टम पे आ रही है, कार्यों में रुकावट बनती रहेगी, लेकिन उसके साथ ही कुछ ना कुछ एक देवी शक्ति इनको मिलती रहेगी जिससे इनके सारे कार्य चलते रहेंगे। हमारे 3 विद्वानों ने आपकी बेटी का कुंडली विश्लेषण किया, आपको क्या लगा? नॉर्मल बातें हैं जी, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, या इतनी सटीक कोई भविष्यवाणी नहीं हुई जी। इस कुंडली के अंदर बेटा जो देखने वाली चीज़ है, आप इधर देखिए,
यहाँ लिखा जन्मदिन का ग्रह चंद्रमा और जन्म समय का ग्रह शनि। वशिष्ठ ज्योतिष के अनुसार ये सबसे बड़ी चीज़ है सबसे पहले कुंडली में देखने के लिए। महादशा पहली किसकी थी बेटा? पहली महादशा चंद्रमा की, ठीक है। अब दिखाओ बेटा कुंडली। अब ये देखिए कि शनि की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पे, तो सबसे बड़ी बात बेटा ये पहले कुंडली ही अंधी हो गई। और अंधी कुंडली की एक प्रॉब्लम होती है कि जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पे जो जो ग्रह बैठा हुआ है वो उसका कभी संपूर्ण फल नहीं देती। ये पहला लॉजिक। दूसरा, शनिदेव ये जन्म समय का ग्रह है और जन्मदिन का ग्रह और महादशा का ग्रह चंद्रमा। अब शनि ने दृष्टि डाली सूर्य, मंगल, बुध और राहु पे, ये अपने आप में खराब योग बन गया, क्योंकि ये कुंडली अब 34 साल जीवन को सुखद नहीं रहने देता। अब ऐसी अवस्था में पेट, आंखें, बाल, कमर, पांव, इन हिस्सों में कहीं पर भी दिक्कत आ सकती है। ये भी संभव है कि स्किन के ऊपर ड्राइनेस बने और बालों की भी दिक्कत आए, ये प्रॉब्लम आती है। अब जब हम इसी योग से अभी बाहर नहीं निकल पा रहे और 34 साल तक का जीवन अगर खराब लिखा है, तो ऐसी अवस्था में अगर घर में या घर के आसपास नीम का पेड़, बेरी का पेड़, अनार का पेड़, लाल मिर्चे, लाल अमरूद का पेड़ ये हुआ, तो ये बुद्धि के अंदर कोई बहुत बड़ी कमी भी पैदा कर सकता है और कैंसर, अल्सर, किडनी, लीवर की दिक्कत तक भी लेके जा सकता है। लेकिन वो लेके कब जा सकता है? अभी महादशा कौन सी चल रही बेटा? ये राहु की महादशा 2013 से शुरू हुई। ये वहीं से एक ऐसा योग बनाए हुए है, पक्षी घर पे पाल लिया जाए तो किसी भी तरह की मानसिक और शारीरिक दोनों ही प्रॉब्लमों को खड़ा करेगा और माता पिता के साथ विचार नहीं मिलने देगा। तो बेटा इसका जो उपाय है, 10 अंधों को खाना, यानी जो दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको हर साल 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को खाना खिलाना अपने हाथ से। इसने एक ये उपाय, चांदी के बर्तन के अंदर गंगा जल भर के चांदी का चकोर टुकड़ा डालकर इसको वो इसे अपने कमरे के अंदर रखना है, चांदी का ही ढक्कन लगा करके, और वो सूखना नहीं चाहिए। और तीसरा, 9 दिन लगातार तवा, चिमटा या अंगीठी, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ लेकर के लोहे की वो किसी गरीब को दान दे, और उसके बाद 43 शनिवार ये तवा, चिमटा, अंगीठी दान देते रहना है। इधर ये हो जाएगा। हर रोज़ बरगद के पेड़ के ऊपर दूध पानी मिला के 4 दाने चीनी के डाल के तने के ऊपर चढ़ाना है। पानी बह के जो नीचे आएगा, गीली मिट्टी का तिलक अपने यहाँ लगाना है। जो आप लोगों के साथ विचार नहीं मिल रहे, आप जिसे गुस्सा कह रहे हो, ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। और जो ये काम पे टिक नहीं पा रही, उसके लिए चंद्रमा के कारण टिक जाएगी। और जो सबसे बड़ी बात, बुध और राहु, 43 सिक्के तांबे के सारी रात कच्चे कोयले की आग में जला के सुबह सवेरे सूर्य उदय से पहले उसको जल प्रवाह करवा दो। लेकिन जब वो लेके जाए तो घर का कोई भी खून का ताल्लुकदार सामने ना आए। अगर ये करवाओगे तो अभी ठीक हो जाएगी, नहीं तो 34 साल के बाद ठीक होगी, वरना उससे पहले नहीं ठीक होगी। ठीक है, शादीशुदा ज़िंदगी इसकी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन अगर ये उपाय कर लिए तो, ठीक है, क्योंकि शादीशुदा ज़िंदगी को कहीं से कहीं तक कोई चोट नहीं पड़ रही। हाँ, बेटे के सुख को लेकर के थोड़ी बहुत ही देर सवेर हो सकती है, वो भी मिल जाएगा सोना घर में कायम करने से। ठीक है, चल खुश रहो, सुखी रहो, माता रानी सुख। ये तरीका है बेटा। खुश रहो, सुखी रहो। मैं आज सबको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, आप यहीं रहिए। अगर विद्वान, मैं पिछले बहुत सालों से बोलता आ रहा हूँ, लगन कुंडली को छोड़ के ये जो मैं वशिष्ठ कुंडली बना रहा हूँ, अगर इसको अपना लेना तो वैदिक ज्योतिष के एक भी विद्वान की प्रेडिक्शन गलत नहीं होगी, कभी भी, कभी नहीं होगी। मैंने कुछ नहीं बड़ा बदलाव किया। हमारे ज्योतिषियों को कहते हैं बहुत बढ़िया ज्योतिषी,
मेरे बारे में एक एक प्रेडिक्शन दे देते हैं। वो पकड़ के यार दोस्त रिश्तेदार को या किसी को लेके आता, कहता तेरा ज्योतिषी बेकार है, मेरे बारे में कुछ नहीं बता सका। ये गलत फहमी कहाँ से हो रही है? एक के ऊपर सारा कुछ सूट कर रहा, दूसरे पे नहीं कर रहा। बेटा ये जो शोधित कुंडली है यही है सब कुछ। और लगन को छोड़ के जब अपनी प्रेडिक्शन करने लगोगे ना वशिष्ठ कुंडली के अनुसार, मेरे को अपने जीवन काल में आके बता देना तुम्हारी कौन सी प्रेडिक्शन गलत हुई। और ये जो तुमने कहा ये तुम्हारी प्रेडिक्शन गलत होने वाली है, आंखों के खराब होने वाली आएगी, थोड़ी बहुत ही कमी आएगी लेकिन उतनी नहीं। ठीक है, अगर तुम वशिष्ठ कुंडली के अनुसार देखो, ठीक है, तो शनि लगन का है, आंखें कमज़ोर ज़रूर थोड़ी कर देगा लेकिन बड़ी प्रॉब्लम कोई नहीं देगा। तो इसीलिए बेटा कोशिश करो जो भी अच्छी चीज़ है उसे ज़रूर अपनाओ। मनप्रीत जी एक कुंडली लगाइए। इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो। कलम चले खुद करम पे अपने, कलम चले खुद करम पे अपने। झगड़ा अक्ल ना किस्मत हो, इंसान बंधा खुद लेख से अपने। आपके जीवन में 2008 से लगा करके और ये 2028 तक चीज़ें तो मिलेंगी लेकिन बड़े संघर्ष के साथ चीज़ें मिलेंगी। अष्टम का गुरु इनको सांस संबंधित विकार, कुछ लीवर संबंधित समस्या दे सकता है, क्योंकि पंचमेश अष्टम में जा रहा है, ये संतान के लिए भी थोड़ा सा कष्टकर होगा। लगन में शनि बैठा हुआ, शनि खराब है, तो अपने बचपन से ही जब होश संभाले होंगे तभी से ये स्ट्रगल कर रहे हो, कारण कुछ भी हो। इनको पिता से भी ज़्यादा बनती नहीं होगी, इनको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या चिड़चिड़ापन जरूर आता होगा। 3 विद्वानों ने आपकी इस पत्रिका पे अपना प्रेडिक्शन किया है, आप अपना ओपिनियन बता सकते हैं। गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। सुधांशु जी और सुखेन जी दोनों का प्रेडिक्शन लगभग हमारे लिए दोनों का सही था। गुरुदेव एक छोटा सा कंपटीशन करें, करवा दो। इनकी शारीरिक दशा बताइए पहले। इनका शरीर देखने में तो अच्छा है लेकिन जो है अंदर से इतनी वीकनेस होगी, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा जब नीच का लग्न में हो जाता है तो कहीं ना कहीं शरीर में उसका प्रभाव रहता है। ठंडा गर्म, जैसे अगर ये सर्दी में है एकदम से गर्म चीज़ में निकलेंगे तो इन्हें दिक्कत होगी, खास करके इनको स्किन प्रॉब्लम ज़्यादा होगी ऐसे में। आपका नाम बताइए। सुखेंद्र द्विवेदी। सुखेंद्र जी आप बताइए इनकी शारीरिक दशा क्या है? देखिए इनका लग्नेश जो है 10वें भाव में दिग्बली है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इनके में 9वें भाव का स्वामी चंद्रमा नीच राशि में अवश्य है, लेकिन फिर भी वो मित्र राशि का कहीं ना कहीं फल देगा। कुंडली के दोष बताइए। जी पहले लग्न की बात, कुंडली के दोष बताइए। अच्छा, इनके कुंडली में अगर दोष की बात की जाए तो मार्केश बली है, शुक्र जो है 12वें घर में बली होकर के बैठा है। अष्टम का गुरु ये कहीं ना कहीं इनको जो है मान प्रतिष्ठा में भी कहीं ना कहीं कमी करेगा, और ये बहुत प्रयास करेंगे, जब बहुत मेहनत करेंगे तब जाके इनको धन या सफलता की प्राप्ति होगी। हालांकि परिवार इनका बहुत अच्छा होगा, घर परिवार, ये अच्छे घर परिवार से ताल्लुक़ रखेंगे और काफ़ी सम्मान जो है प्राप्त करेंगे। सूर्य मंगल केतु की युक्ति क्या बना रही है? सूर्य मंगल केतु की युति में मेन विशेष रूप से देखा जाएगा कि डिग्री में कितना अंतर है, क्योंकि केतु किसके ज़्यादा नज़दीक है। तो इसमें जैसे मंगल 29 डिग्री का है, सूर्य 21 डिग्री के हैं और केतु 0 डिग्री के हैं। तो अब यहाँ पे केतु और इनकी डिग्री के बीच में काफ़ी फासला है। सूर्य मंगल काफ़ी नज़दीक है, केतु काफ़ी मतलब वो है, पर 10वें भाव का केतु कहीं ना कहीं इनको असंतुष्टि देगा इनके काम से भी, जैसे व्यापार या जो भी चीज़ें जैसे करते हैं। इसमें मंगल केतु कोई योग दोष बना रहा है? मंगल 10वें भाव में मंगल केतु हाँ दोष बना रहा है। क्या? ये एक तरह का पिशाच दोष कहलाता है। पिशाच क्या कहलाया जाता है सुधांशु जी? मंगल केतु जैसे अभी जो इस समय वायुयान घटना जो घटी हुई है वो सेम यही योग चल रहा है। मंगल केतु के साथ इसमें सूर्य बैठा हुआ है। हाँ, अब क्या प्रेडिक्शन बन रही है? तो मंगल और सूर्य जो है इसमें बली है, पर केतु जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तकलीफ देगा। सूर्य स्वग्रही है तो कहीं ना कहीं मंगल और केतु के दोष को जो है कम करेगा। 1 मिनट गुरुदेव अक्षय शास्त्री जी, मंगल केतु शुक्र की प्रेडिक्शन 10वें भाव की, सिंह लगन की। भाव में जो केतु है ना कभी भी शुभ नहीं होता, किसी के साथ बैठे या ना बैठे। बिल्कुल, जिसके साथ बैठेगा उसके फल को 4 गुना कर देगा। केतु का स्वभाव है। राहु किसी के साथ बैठता 2 गुना फल, केतु जिसके साथ बैठेगा 4 गुना फल। अब ये सूर्य मंगल दोनों दिग्बली हैं, यानी ऐसे आदमी के पास सम्मान रहेगा, पैसा रहे ना रहे सम्मान जरूर रहेगा, ये होता है।
ये होता है। मंगल केतु प्रिडिक्ट तो करेगा, लेकिन सूर्य को देख के चलो उसमें साथ में। अच्छा, कुंडली के योग बताओ। पंच महापुरुष योग में से जैसे रुचक योग बन रहा है। रुचक योग बन रहा है। सुधांशु जी कौन से योग बन रहे हैं इसमें? हाँ सर, 5 ग्रह एक एक करके हैं तो पंचक वही वाला योग बन रहा है। अक्षय शर्मा जी, गुरुदेव आप क्या बोलेंगे इसमें? क्या विद्वान का घोषित किया जाए? नहीं, देखो अगर देखा जाए करीब करीब होकर भी ये करीब नहीं थे, यानी बात समझने वाली है। हम भी कर रहे थे बात, करीब थे लेकिन उसके करीब भी नहीं पहुंच पाए। कितनी एक रहस्यमय बात है। इनका जो आइडिया था वो सही है, लेकिन ना तो उसके एक्सपीरियंस के बिना बोल रहे थे, बस एक थ्योरी चल रही थी और थ्योरी के हिसाब से बोल रहे थे विदाउट एक्सपीरियंस। सेकंड पॉइंट जो है, इतनी मुश्किल कुंडली नहीं है जितनी मुश्किल इन्होंने बना ली अपने आप के लिए। इतनी मुश्किल है नहीं है। देखो दिग्बली 2 ग्रह हैं, ऐसा आदमी शनि 2 है, 0 से हीरो बनता है। एक चौथा आदमी और बुलाऊं गुरुदेव? हाँ वैदिक लगाओ जरा। अब ये इस लड़के को देखना, थ्योरी इसके पास भी और थोड़ा एक्सपीरियंस भी इसके पास है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, लग्न में नीच राशि का चंद्रमा है। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, चंद्रमा मंगल से दृष्ट है, तो लग्न में नीच मंग राजयोग का निर्माण हो रहा है और शनि द्वितीय स्थान में विराजमान है। इनको सबसे पहली चीज़ तो ये है, शीतजन्य रोग रहेंगे। उसके बाद में दांतों की प्रॉब्लम होगी, शारीरिक नसों से संबंधित और पैरों से संबंधित रोग रहेगा। और शुरू में मतलब 8-9 वर्ष तक इनके लेफ्ट पैर में आप अगर देख सकेंगे तो चोट इत्यादि लगेगी, ठीक है। उसके बाद में भारीपन सा भी आप देख सकते हो मस्तिष्क में। और बाकी चौथे स्थान में राहु है, इनकी माता को ऊपरी बाधा इत्यादि हो सकती है, चक्कर इत्यादि की संभावना उनके साथ घटित हो सकती है। यहाँ बोल सकते हैं कि गर्भाशय से संबंधित रोग उनको होगा। उसके बाद में महत्वपूर्ण तो यही है विशेष, और मोटापा हो सकता है इनको, शरीर से थोड़ा वेट हो सकता है इनको। गगन जी 1 मिनट आओ। ये सामान्य प्रेडिक्शन है मैं बहुत के लिए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, तालियां बजाइए। उम्र के हिसाब से गगन जी, अभी मैं योग बात कर रहा था, इस कुंडली में कौन कौन से योग बने? इस कुंडली में सबसे पहले तो भाग्यपति लग्न में एक केंद्र त्रिकोण राजयोग, महाभाग्य राजयोग, उसके बाद सूर्य मंगल का पराक्रम योग, अंगारक दोष, शाबाश। उसके बाद मंगल दशम में कुल दीपक योग, शुक्र 12वें में ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। आयपति आय में अष्टमेश आय भाव में ये भी एक अपने आप में धनयोग बनता है। ऐसे लोगों को स्पिरिचुअल चीज़ों से धन लाभ मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसे लोग जितना भी होता है, एजुकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस और स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि अष्टमेश है, उच्च का इनकम हाउस में गया है, ये भी एक अच्छा योग बना देता है धन लाभ के लिए। बहुत बढ़िया। ये योग पूछ रहा था मैं आपसे कि इस कुंडली में कौन कौन से योग बने और किस किस तरीके से योग बनते हैं। क्या कहेंगे गुरुदेव? बेटा, अपना कोई भी कारीगरी हो, कोई भी डॉक्टरी हो, ये हर चीज़ कंठस्थ होनी चाहिए। और अपनी कोई भी आप काम कर रहे हो ना, तो उसके चारों तरफ क्या क्या हो सकता है इसके ऊपर पहले नज़र होनी चाहिए। और उसकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जैसे हम अपने घर में देखते हैं ना कि ये सोफ़ा यहाँ रखा है, ये टेबल यहाँ रखी है, तो वो जो गंदगी कूड़ा है वो हमने नहीं रखा, तो जब हम साफ़ करने जाते हैं तो सबसे पहले उनको उठाते हैं। कुंडली के अंदर भी इसी प्रकार से कौन कौन सा ग्रह अपनी अच्छी जगहों पे बैठा है और कौन कौन सा ग्रह जन्म कुंडली के अंदर कूड़ा बिखेर रहा है। अगर इन 2 चीज़ों को बहुत ध्यान से देख लिया जाए और उस कूड़े का नाम भी पता हो और उस रखे हुए अच्छे सामान का नाम भी पता हो, तो बेटा बहुत आसान हो जाता है जीवन के अंदर चलना। अभी राज शर्मा ने क्या पूछा? राज शर्मा ने पूछा यहाँ कौन कौन से योग है। वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो बेटा वो जब तक तुम्हें ज़ुबानी नहीं ना याद होंगे, ये योगों की जो सही प्रेडिक्शन है वो तुम्हारी ज़ुबान पे नहीं आ पाएगी, ठीक है। वो कृष्णा हमारा छोटा सा बच्चा, वो छोटी सी उम्र में ये प्रैक्टिस कर रहा है, उसको काफ़ी कुछ याद है। और गगन तो खैर है ही, वो विद्वान का तमगा जीत चुके हैं, ठीक है। तो वो वैसे है, और आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और करके बेटा
अगली बार विद्वान का तमगा लेके जाना, योग पूरे याद होने चाहिए, ठीक है। ये जो विद्वान का तमगा है ना, हकीकत बात देखें तो जो गुरुदेव हमारे जीडी बच्चे जी एक बात कहते हैं, इसको कोई 25 लाख रुपए दे के भी नहीं खरीद सकता है। ये आपको आपके ज्ञान से मिलेगा, कोई नहीं ले सकता इसको खरीद के। कोई 50 लाख रुपए भी खर्च करे तब भी नहीं ले सकता। ये आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से ही मिलेगा। मनप्रीत जी एक कुंडली लगाइए। इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो। कलम चले खुद करम पे अपने, कलम चले खुद करम पे अपने। झगड़ा अक्ल ना किस्मत हो, इंसान बंधा खुद लेख से अपने। ये जातक के जीवन में उन्नति रहेगी, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं। संतान इनकी 2 होंगी और थोड़ा सा उसमें भी काफ़ी थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी। इनके पुत्र को लगभग 8 वर्ष तक शारीरिक कष्ट अधिक रहेगा, पैरों से संबंधित रोग होने की संभावना है। और उसके बाद में आप देखोगे तो पीठ और जोड़ों की संभावनाएं इनके पुत्र के साथ में बनी रहेंगी। लगभग 8-9 साल तक वो स्ट्रगल फेस टाइम और पीरियड रहेगा। आपको जो बताया अभी विद्वानों ने, हैं तीनों ने सही नहीं बताया हैं? कृष्णा ने थोड़ा सही बताया, बाकी नहीं है कुछ। ये थोड़ा सा रहा। बहुत बहुत बढ़िया। गुरुदेव आप ही बताइए इस कुंडली के बारे में, क्या कह सकते हैं हम? यहाँ अगेन जैसे ही मैंने पिछली कुंडली के अंदर भी आपको बताया था कि जन्मदिन का ग्रह और जन्म समय का ग्रह ये देखना बहुत ज़रूरी है। और पहली महादशा किसकी रही बेटा? केतु की, ठीक है। और लाल किताब दशा भी क्या चल रही है? राहु। अब इस अवस्था के अंदर अगर इस बच्चे को देखा जाए, महागुणी गुणवान सब कुछ है योग, लेकिन फंस गई कुंडली। इसके अंदर जब शनि की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ी तो वो कहती धन के कुएं भी हों तो खाली हो जाएंगे। ये पहला योग बना। कारण ये कि जन्म समय का ग्रह भी शनि है और ये जो घर के अंदर की सुख शांति, मन की सुख शांति, इनको खराब करने का काम करता है। फिर मंगल केतु का यहाँ पर मेल है, जिसके कारण कि अगर जुकाम, डस्ट एलर्जी वगैरह ज़्यादा रहा तो बच्चों को भी इसके अंदर बहुत प्रॉब्लम होती है। और शुक्र का तीसरे घर में बैठना और अपने दुश्मन के साथ में दृष्टि मिलान, ये योग जो है ये भी किसी न किसी रूप में मैरिड लाइफ के सुखों को लेकर के कुछ ना कुछ खराबी देता है, जिसमें घर की मन की सुख शांति, रुपया पैसा प्रॉपर्टी होते हुए उसके लिए खराबी के योग। और अगर कोई कुआं ऐसा हुआ जिसको इन्होंने भर दिया, बंद कर दिया, उसके ऊपर छत डाल दी, फिर तो बिल्कुल बर्बादी दे देगा ये योग। और ऐसी अवस्था में मंगल केतु का मेल, पहले या तो जुकाम, डस्ट एलर्जी, या गुस्से के अंदर एकदम से भड़क के कड़वा बोल जाना, और बाद में हो सकता है समझ आ जाए कि यार नहीं करना चाहिए था। तो ये सारी प्रॉब्लमों के चलते हुए जो काबिलियत अपने अंदर है, काम को कोई चोट ना पड़ने के कारण काम लगातार होता है, लेकिन काम होने के बाद जो एक स्मूथ जीवन होना चाहिए, जो एक स्मूथ मैरिड लाइफ होनी चाहिए, जो एक घर के अंदर की सुख शांति स्मूथ होनी चाहिए, वो सारी खराब कर देता है ये, और लाभ को बढ़ने नहीं देता। और इस बीच में कोई मकान बन जाए, रेनोवेट हो जाए, बना बनाया लेकर के चला जाए, फिर ये खराबियाँ कई गुना बहुत 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 बड़ी हो जाती है। अगर सूर्य बुध धन भाव के अंदर हो तो अपने घर के अंदर इंसान सिंगल पिलर होता है, परिवार को चलाने वाला सिंगल पिलर। और इसके साथ उसका दुश्मन ग्रह अगर जन्म कुंडली के चौथे घर में बैठ जाए तो इसके घर वाले सुखी और इंसान स्वयं सदा ही दुखी, अपनी मन मर्जी की कभी जिंदगी नहीं जी पाता। और इस बीच में जब भी मकान बने, क्योंकि शनि बैठा है तो तकलीफ, अगर राहु बैठा होता तो छत को रिपेयर करते तब तकलीफ, अगर शुक्र बैठा होता तो ऐसी अवस्था में जब भी लग्जरी लाता तब पंगे में पड़ता। जब भी कोई ग्रह बैठता है खराबी पे
जब तक उसके सिम्टम्स घर में ना आ जाए तब तक उसका बुरा फल नहीं आता। और चौथे घर के अंदर शनि बैठ के सबसे पहले सीलन देने का काम करते हैं, और सीलन आ गई तो समझ लो अब तुम्हारा धन खाली। और माँ को सबसे ज़्यादा दुख झेलने पड़ेंगे। और पिता के जाने के बाद किसको दुख होता है? माँ को। ये है बेटा, तूने कुछ नहीं करना, 4 दिन 4 बोतलें शराब की लेके जल प्रवाह कर दे। उसके बाद अगर हो सके तो हर शनिवार को भैरव मंदिर देख के जहाँ शराब चढ़ती है वो चढ़ानी शुरू कर दो। तेरी कुंडली में जर, जोरू, ज़मीन तीनों से झगड़ा लिखा है। ये 4 दिन जल प्रवाह करने के बाद शराब, उसके बाद हर शनिवार को अगर भैरव जी को शराब चढ़ाता रहेगा, ये तीनों हिस्से ठीक हो जाएंगे। ठीक है, इधर ये हो गया। चांदी के बर्तन में गंगा जल भर के, चांदी के 4 चकोर टुकड़े डाल के, चांदी का ढक्कन लगा के अपने सोने वाले कमरे में रख ले। गंगा जल रोज चेक करना है, कम नहीं होना चाहिए, और भरता जा और भरता जा। और हर मंगलवार को गुड़ 200 ग्राम चावल, 200 ग्राम देसी खांड, ये दान देनी शुरू कर दे। तेरे बच्चों को ओपरी बला, पहले लोग बोल दिया करते थे इसे ओपरी बला है, लेकिन आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट होने के कारण रिपोर्ट्स में पता चल जाता है इस बच्चे को दिक्कत क्या है। तो तेरे बड़े बच्चे को दिक्कत है, इससे वो भी ठीक हो जाएगी। ठीक है। और अगर कहीं तो हर साल 4 नारियल पूजा वाले, जिसके अंदर पानी नहीं होता लेकिन बसता है, सूखा नारियल, उसके ऊपर लाल धागा लपेट के, उसके ऊपर सरसों के तेल का तिलक लगा के, अगर वो 4 नारियल तू वो भी हर साल जन्मदिन के ऊपर मंदिर में दे, शनि मंदिर में दे, तो बेटा तू उसके साथ भी अपने लाभ के अंदर मालो माल होगा। और जितना सोना तेरे गले में होगा तो उतना कामयाब इंसान होगा। और जितना ये कहने वाला होगा नहीं नहीं मुझे सोना नहीं पहनना, मेरे को अच्छा नहीं लगता, तू उतना ही गरीब और मेहनत करने वाला होगा। ठीक है, तो जाके कर और मौज ले, सुखी रह, खुशियाँ आता है। ठीक है, आप सबने बहुत अच्छी कोशिश करी। कृष्णा इधर आ बेटा, तू तो वाकई दिल जीत लेता है जब भी मिलता है। इतनी छोटी सी उम्र के अंदर परमात्मा ने तेरे को इतना अच्छा ज्ञान दिया है। दाता तेरे को सदा सुखी रखे। हालांकि दिल बार बार करता है कि इसे विद्वान का तमगा दे दूं, पर बिल्कुल दे के इसे निकम्मा नहीं करूंगा। छोटी सी उम्र के अंदर तालियां बजाओ, तालियां। बहुत बहुत बढ़िया। और इतना अच्छा वैदिक जानता है ये बच्चा। मैं बेटा तेरे और 4 साल बड़े होने का इंतजार कर रहा हूँ, और अपने हाथ से तुझे विद्वान का तमगा दूंगा। सुखी रह बेटा, खुश रह। तो कुल मिला के रीवा में आके बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा विद्वान यहाँ मिले, और जिन्होंने भी बोला बहुत अच्छा, बिल्कुल पास में रहे, लेकिन छोटी छोटी कमी तो सब में मिल ही जाती है। अगली बार कोशिश करेंगे और सारा अच्छा रहे। लेकिन एक ही बात कहूँगा कि जीडी वशिष्ठ भी पैदा ही हुआ है, आप ही की तरह एक मध्यम वर्ग से निकल के यहाँ तक आया हूँ। 1 लाख रुपए का काम हो गया। बस छोटी सी थ्योरी देना चाहता हूँ। जो भी इंसान किसी भी तरह के विज्ञान को पाना चाहता है, भगवान को पाना चाहता है, या किसी भी चीज़ में महारत आप लोग हासिल करना चाहते हो, तो वो जो बेवकूफ़ियाँ कर रहे हो ना कि रात को 2 बजे सोना और सुबह 9 बजे उठना, इसको बंद कर दो। जो चीज़ आप रात को सोच रहे हो, ये राक्षसों का काल है, ये बुरी आत्माओं का समय है। इसीलिए देवताओं ने सोने का विधान बनाया है कि इस वक्त में सो जाओ। और सुबह ब्रह्म काल में आप उठो। सुबह का 4 बजे का समय होता है केतु का, और 6 बजे से लेके 8 बजे तक का जो समय होता है ये होता है बृहस्पति का। और ये बृहस्पति और केतु यानी कि चेला, ये हमेशा इकट्ठे रहते हैं। और आप किसी भी गुरु को देख लीजिए, जो पढ़ाता है, जो सिखाता है, वो सुबह तड़के उठ करके उस चीज़ की रिवीजन करता है जो उसने आज जा कर के बच्चों को पढ़ाना है। ये नियम है सृष्टि का। और पहले गुरु खुद पढ़ता है, बाद में अपने चेलों को देता है। तो आपने स्वयं अगर गुरु चेला स्वयं ही बनना है, चलो हमने ज्योतिष विज्ञान करना है, तो सुबह 4 बजे सो के उठ के फ्रेश होके आप पढ़ाई करना शुरू केतु के समय में करो। केतु का मतलब बच्चा, वफादार बच्चा। उस वक्त में जो आप पढ़ोगे ना, वो आपके अंदर जाएगा, वो आपके अंदर जाएगा। और 6 बजे के बाद परिवार वाले भी उठ जाते हैं, तो किसी एक आदमी ने कोई सवाल कर लिया या किसी का फ़ोन ही आ गया,
वो ताज़ा ताज़ा पड़ा हुआ आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा और आप बोलने लगोगे। तो कितनी बड़ी बात है। लेकिन अगर पढ़ के सो गए और सुबह 9 बजे उठे तो बेटा ये रात को पढ़ा हुआ याद नहीं रह सकता, उसके खास पॉइंट, उसके मेजर पॉइंट आप 100% स्किप कर दोगे, समझे। लेकिन एक और बात भी है, अगर आप दुनियादारी का धंधा करते हो, मशीनों के धंधे करते हो, बड़े बड़े बिजनेस जिसके अंदर टैक्टिस लगा करके बस मतलब है पैसा कमाने से, वो लोग रात को जाके पूरी स्ट्रेटजी प्लानिंग करें, वो अमीर और हो जाएंगे। लेकिन ज्ञान पा रहे हो, गुरु बन रहे हो, तो रात को सोना पड़ेगा और सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। हर ग्रह को जानो। आज मैं जो आप सबको बता रहा हूँ, ये अगर आप लिख के रख लेते हैं तो आपके विद्वानों के खास तौर पे बहुत काम का है। और वो क्या है, सुबह 3:30 बजे से लेके 6 बजे तक का जो वक्त है वो केतु का वक्त होता है, और 6 बजे से लेके 8 बजे तक का जो वक्त होता है वो बृहस्पति का वक्त होता है, और 8 बजे से लेके 10 बजे तक का जो वक्त होता है वो सूर्य का वक्त होता है, और जो 10 से 11 बजे का वक्त होता है वो चंद्रमा का वक्त होता है, और 11 बजे से लेके 1 बजे तक का जो वक्त होता है वो मंगल का होता है, और जो 1 बजे से लेके 3 बजे तक का, 4 बजे तक का जो वक्त होता है वो शुक्र का होता है, और जो 4 बजे से लेकर के शाम को संध्या गोधूली के टाइम तक का जो समय होता है वो बुध का होता है, और गोधूली से लेकर रात्रि को 8 बजे तक का जो टाइम होता है वो राहु का होता है, और पूरी रात सुबह 3:30 बजे तक शनि का वक्त होता है। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, जिस इंसान का जो ग्रह प्रबल है वो इस वक्त में अपने ग्रह का वक्त निकाले, और हर दिन हर रोज ये समय है, कोई वार के हिसाब से चेंज नहीं है, वो अपने वक्त के ऊपर जो उसका ग्रह प्रबल है उसके अंदर अपने कार्यों को स्टार्ट करे या कंप्लीट करे, तो बेटा उसके लिए ज़िंदगी में सदा ही सुखी हालात बनेंगे और बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है। और चौथी बात मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी क्लासेस स्टार्ट है, अभी भी कोई एडमिशन लेना चाहे तो ले सकता है। 3 साल का कोर्स मैंने शुरू किया है, और उसके अंदर मकसद एक ही है कि आप लोग सच में विद्वान बने, वरना 3 साल का कोर्स कौन कराता है। और इसके अंदर जितनी भी भ्रांति ज्योतिष के प्रति हैं वो सारी दूर हो करके मैं 1.5 मिनट के अंदर कुंडली प्रेडिक्ट करता हूँ अपने कमरे में बैठ के, और मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्द 10,000 लोग ऐसे हों जो इस 1.5 मिनट के अंदर कुंडली प्रेडिक्ट करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इतनी मेहनत से मैंने ये खोजा हुआ जो ज्योतिष है वो मेरे साथ चला जाए। अब मैं चाहता हूँ कि हज़ारों लाखों लोग यहाँ पर जीडी वशिष्ठ हों, और वो खूब अच्छी तरह से मेरी तरह से लोगों को प्रेडिक्ट करके, मेरी तरह से उपाय दे करके उनको बहुत 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 से। तो कुल मिला के यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, इतने सारे विद्वान भी मिल गए, ठीक है। और ये खरे जी की जो ये कोशिश, ठीक है, इसके लिए एक ज़ोरदार ताली होनी चाहिए कि इतने अच्छे तरीके से इन्होंने अभी। जय माता की, आप सबको प्यार, सुख दे।